नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा घड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट नीट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, डायरेक्टर जनरल एट क्लॉज। सर हमारे साथ जुड़ेंगे 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। और मैं आज एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ और लोगों को विश्वास नहीं होगा। मैं पिछले 2 महीने से काफ़ी बीमार चल रही थी एंड आई हैड ऑलमोस्ट गिवन अप ऑन द कॉन्फ्रेंस एक्चुअली। अगर दुष्यंत सर आगे नहीं आते और सेकंड डे द वे सर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल इन द फील्ड, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कर पाना। सो थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस एंड हेल्पिंग मी आउट। It has been tough journey for last 2-3 months due to health conditions and all, but the way sir has arranged, I mean, it was like marvelous. It was like amazing guest speaker list. So Claus has helped me out a lot, and definitely sir is leading it. Sir, थैंक यू सो मच वंस अगेन। सबसे मिलेंगे 14-15 मार्च को। रजिस्ट्रेशन बिगिन हो चुके हैं। इसी क्यूआर कोड पे जब आप अपना फोन घुमाएंगे तो वो आपको लेकर जाते हैं पासेस के सेक्शन में, जहां पे आपको टिकट्स मिलती हैं। तो आप अपनी टिकट्स रजिस्टर कराइए। बहुत सारे वीवीआईपीज हैं। रजिस्ट्रेशन विल क्लोज अ लिटिल इन एडवांस सो दैट द अरेंजमेंट्स कैन बी मेड। कुछ एक शोज लाइव नहीं करेंगे ऑन द रिक्वेस्ट ऑन द डिमांड ऑफ द गेस्ट। तो वो शोज हम वहां पे 1-to-1 में होगा। सर से मिलिए, बातचीत करिए, बहुत सारी सीक्रेट्स, बहुत सारी डिटेल्स, ऑपरेशन सिंदूर, पीओजे के, चाइना, तिब्बत, बांग्लादेश, चिकन नेक, जो भी सवाल है सब पूछिए वहां पर। और आज का जो मुद्दा है वो काफी धमाकेदार है। आज ओथ टेकिंग सेरेमनी थी और सर उसमें बहुत कुछ हुआ है। ओवर टू यू सर। धन्यवाद गायत्री जी। मैंने जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन बताया था कि ये जो अभी होठों में और कप में बहुत अंतर है। आप और उसका पहला ही जो चरण है वो पहले दिन ही सामने आ गया, जब जमात और एनसीपी जो उनकी नेशनल सिटीजन पार्टी है, जो छात्रों ने बनाई है, दोनों ने बॉयकॉट किया है ओथ टेकिंग सेरेमनी को। और मैंने ये पहले बोला था। रीजन क्या है? रीजन ये है कि बीएनपी जो है कभी नहीं चाहेगी कि जो जुलाई रिफॉर्म्स थे उस समय उनको इसके ऊपर रिजर्वेशन थे कि भाई ये जो जुलाई चार्टर पे और डिस्कशन चाहिए, लेकिन यूनुस सरकार जो है वो अपनी बात को कभी मानती नहीं है। जो लॉजिकल बात होती है उसको तो मानती नहीं है। और अब तो सरकार से बाहर हो गए, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने एक ओछा सा कमेंट मार डाला कि भाई नॉर्थ ईस्ट, भूटान और नेपाल ये अलग हैं, भारत का इनसे कोई रिश्ता नहीं है। एक विशाल समूह, पता नहीं किस किस तरह की बंगाली में बात कर रहे थे। तो ऐसे आदमी की जो सोच है, मुझे तो उस सोच पर ही तरस आ रहा है। लेकिन उसका मुझे पता था असर होगा, क्योंकि जो जमात और एनसीपी है ये इनके मोहरे हैं, ये यूनुस के मोहरे हैं। और यूनुस अपने मोहरे पीछे छोड़ गया है, जो कि बीएनपी की हालत हमेशा खराब करके रखेंगे। अभी उन्होंने क्या बोला है कि ओथ सेरेमनी जो होनी थी, दो चीजों पे होनी थी। पहली थी कि भाई आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट कर दिया गया है, जो कि उनका एग्जिस्टिंग संसद का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि शेख हसीना की गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरह से। क्योंकि शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी उस कॉन्स्टिट्यूशन पे अपना काम कर रही थी। जो जो रिफॉर्म थी वो जुलाई में बनाई गई थी, जिसमें टोटल 84 पॉइंट्स हैं। और उन सारे 84 पॉइंट्स पर यस नो पर पब्लिक से जो है रेफरेंडम हुआ था। उस रेफरेंडम में 70% पब्लिक ने बोला था कि रेफरेंडम के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करने चाहिए। इस रिफॉर्म्स के ऊपर बीएनपी ने अपना जो रुख है जाहिर कर दिया पहले दिन ही। जिस दिन इलेक्शन हुआ उसी दिन उन्होंने अपना इस रिफॉर्म के अगेंस्ट रुख जाहिर किया, इस बात से कि हम सारी कंडीशन से सहमत नहीं है, इसको दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है। जो कि मैंने कई सारे पॉडकास्ट में पिछले 3-4 दिन में बोला। लोग मुझसे सहमत नहीं थे, लेकिन मैंने कहा देखिए पहले दिन ही प्रॉब्लम शुरू होगी, और प्रॉब्लम शुरू हो गई है। कौन इस प्रॉब्लम को शुरू कर रहा है आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान। क्योंकि जमात जो है पाकिस्तान की सुनती है, उसको बांग्लादेश से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा चीज चाइना, चाइना पाकिस्तान के थ्रू इसको कराता है। तीसरा अमेरिका, अमेरिका को तो हमेशा यही रहेगा
कि भारत को किसी न किसी तरह से टाँग के रखें भाई, उनका ध्यान बटा के रखें। अभी खाली पाकिस्तान पे फ़ोकस कर रहा है, उसको बांग्लादेश पे भी फ़ोकस करना चाहिए। तो यूनुस उनका हिज़ मास्टर्स वॉइस है। एचएमवी के रिकॉर्ड होते थे ना पहले पुराने ज़माने में, नोबेल लॉरेट कहने के लायक नहीं है, कहलाने के लायक नहीं है। उन्होंने हिज़ मास्टर वॉइस की तरह जाते-जाते भी ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो आपने शायद प्रोग्राम किया था आप अपने अपने चैनल में कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को एक बार दोबारा जैसे एक बार और स्टेटमेंट दी थी, वही बात कही और भारत का ज़िक्र तक नहीं किया। सो अब आप देखेंगे कि क्यों ये डिफरेंस हो रहा है? जमात ने बोला कि अगर आप दोनों चीज़ पर यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमिटी जो कि रेफरेंडम के रिफॉर्म थे, दोनों के लिए ओथ लीजिए। मतलब हर चुने हुए एमपी को 2 ओथ लेनी थी। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन पे और दूसरी इलेक्टोरल रिफॉर्म पे। अब उन्होंने बोला कि भैया हम तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए चुने गए हैं। हम तो इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए नहीं चुने गए हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में हम बाद में देखेंगे। और रेफरेंडम में ये बताया गया था कि 270 दिन के अंदर एक्चुअली 180 था, बाद में इसको चेंज करके 270 दिन कर दिया। 270 दिन के अंदर ये रिफॉर्म्स लागू हो जाने चाहिए। अब इसमें बड़े-बड़े रिफॉर्म्स क्या हैं? बड़ा रिफॉर्म है कि भाई प्राइम मिनिस्टर के पावर अब कट जाएँगे, थोड़ा-सा उसमें कटौती होगी और प्रेसिडेंट के पावर बढ़ा दिए जाएँगे। उसका कारण ये था कि जमात ये शायद उम्मीद कर रहा था कि यूनुस भाई साहब प्रेसिडेंट बन जाएँगे, उनके पावर बढ़ जाएँगे, वो तारिक रहमान के ऊपर थोड़ा-सा डंडा काबू करके रखेंगे। अब तारिक रहमान तो पुराना खिलाड़ी है, उनकी माँ तो बीमार थी, वो इंग्लैंड से अपना बीएनपी पार्टी चला रहा था, तो उसको पता था, उसने कौन चाहेगा कि मेरे पावर मैं अपने आप खुद ही काट दूँ। मैंने बोला ये तो शुरुआत में ही जड़ रख दी थी लड़ाई की इन सारी पार्टियों के बीच में। तो तारिक रहमान ने बोला भाई उसने रीज़न नहीं दिया ये, लेकिन एक्चुअली रीज़न यही है। दूसरा रीज़न उन्होंने बोला है कि भाई रिफॉर्म में प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर खाली 2 टर्म का होगा। अब इनकी पुरानी हिस्ट्री रही है, खालिदा जिया रूल कर रही थी, उनको कोई टर्म से लेना-देना नहीं था। शेख हसीना रूल कर रही थी, वो 3 बार लगातार चुनी गई, चौथी बार भी चुनी जाती। तो वो सोच रहा है कि मैं क्यों घाटे में रहूँ भाई? मैं क्यों खाली 2 टर्म करूँ? ये तो डायनास्टिक पॉलिटिक्स है वहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ कुछ पार्टियों में होता है कि भाई वही रूल करेगा। माँ गई बेटा, बेटा गया बेटे का बेटा, वो वही चल रहा है। तो वो कैसे दूसरी अपनी पार्टी की बागडोर और गवर्नमेंट की बागडोर तीसरे टर्म में किसी और को देगा। तो कई सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं। तीसरी चीज़ ये है अपर हाउस का जो इलेक्शन होना है, राज्यसभा जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ पर, वहाँ अपर हाउस 2 हाउस बनेंगे। पहले बांग्लादेश में खाली 1 ही हाउस था। वो जो कॉमन्स पार्लियामेंट। हाउस ऑफ हुँ। अपर हाउस बना रहे हैं। अब अपर हाउस में भी एक लड़ाई चल रही है कि किस तरह से बनाएँ। एक तरीका होता है कि जितनी मेंबर्स हैं, चुन के आए हैं एमपीज़, वो उनकी प्रोपोर्शन पे उतनी सीट अपर हाउस को मिल जाएँगी। यानी कि मान लीजिए 100 एमपी किसी पार्टी के हैं और आउट ऑफ 300 और 200 किसी पार्टी के हैं, तो उसी रेशियो में उनको सीट मिल जाएगी। इसमें तो जमात को घाटा होता। क्यों? कि भाई वो वही जो 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 मेजॉरिटी यहाँ है या जो जो स्ट्रक्चर है यहाँ है, वो जी हाँ। वही स्ट्रक्चर अपर हाउस में रहेगा। अब जमात हुँ, भी चाहती है कि मैं कंट्रोल करूँ, वो भी आखिरकार 3 गुना सीट ज़्यादा जीत के आया हुआ है। सो वो हुँ, चाहता है पॉसिबली कि परसेंटेज वोटिंग परसेंट के हिसाब से होनी चाहिए। श्रीलंका में ये मामला आया था, राजपक्षे हारने के बाद भी क्योंकि वहाँ पे अपर हाउस में वोटिंग परसेंटेज से मेंबर्स बने, तो वो राजपक्षा मतलब उसमें उनके गवर्नेंस में आ गया कैसे? राज्यसभा मेंबर बन के, यानी कि अपर हाउस का मेंबर बन के, वो इलेक्ट हो गया। तो उसको बंगला-वंगला, गाड़ी-वाड़ी उसकी नहीं छूटी। प्रेसिडेंट था पहले वो किसी न किसी तरह से करके वो आ गया। तो जमात चाहता है कि मेरे ज़्यादा मेंबर्स हों अपर हाउस में,
प्रेसिडेंट को पावर मिले, इस तरह से वो करके वो लोग तारिक रहमान के ऊपर दबाव भी बना सकते थे। चाइना की बात सुन करवा सकते थे। पाकिस्तान आईएसआई का जो लिंक है, उसकी बातों को आगे बढ़ा सकते थे। उसी तरह अमेरिका की बातों को भी आगे बढ़ा सकते थे, क्योंकि यूनुस अपने मुर्गे तो छोड़ आया है वहाँ पे ना। अब वो तो किसी न किसी तरह से एनसीपी में इधर-उधर वो घुस जाएँगे, जमात में घुस जाएँगे या एनसीपी में घुस जाएँगे। तो ये पूरा का पूरा इस्लामिक स्ट्रक्चर वहाँ पे अपना फन उठा के घूम रहा है। अब तारिक रहमान को कब डसेगा, वो अब समय ही बताएगा। मैंने यही बोला है। याद है एक कन्वर्सेशन लीक हुई थी एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट के बीच में और एक यूएस के, हाँ, अमेरिकन अमेरिकन ऑफिशियल के बीच में। उसने जी। पूछा था क्या जमात जीत जाएगी? तो अमेरिकन ऑफिशियल ने बोला था, नहीं, नहीं जीतेगी तो नहीं, लेकिन उसको अच्छी 60 से 70 सीट मिलेगी। देखिए 60 से 70 सीट 70 कुछ सीट मिल गई उनको 70 प्लस सीट। हुँ। और उन्होंने बोला चिंता मत करो, बीएनपी भी उसी तरह से करप्ट पार्टी है, कुछ दिनों में अपने ही वजन से गिर जाएगी, जैसे कि अवामी लीग गिरी थी, तब जमात को मौका मिलेगा पावर में आने के लिए। इसलिए वो चाहते थे प्रेसिडेंट का पावर बढ़ जाए। जब प्रेसिडेंट का पावर बढ़ जाएगा, तो जमात को ऑटोमेटिकली बोलते ठीक है आप गवर्नमेंट फॉर्म करिए, और अब उसको समय दे देते कि इतना दिन में आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करिएगा। राज्यसभा में मेंबर्स बढ़ जाते, कुछ मतलब अपर हाउस में मेंबर्स उसके बढ़ जाते, कुछ गोलमोल करके वो अपना जो उल्लू सीधा कर लेते। तो ये जो स्कीमिंग चल रही थी, ये तो उनके प्लेबुक का एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम है, पहला कदम है। अब तारिक रहमान के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती है। तारिक रहमान ने ये भी बोला है कि भारत और बांग्लादेश का जो रिलेशन है, वो शेख हसीना के मुद्दे से नहीं इफ़ेक्ट पड़ेगा उसका। शेख हसीना का मुद्दा अलग है, भारत और बांग्लादेश का रिलेशनशिप का मुद्दा इश्यूज़ पे होगा। उसके लिए बांग्लादेश का इंटरेस्ट सर्वोपरि है। वो ठीक बात है, सभी लोग अपने देश के इंटरेस्ट को ऊपर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय पानी के अंदर हलचल मचनी शुरू हो गई है। आगे-आगे देखिए होता है क्या। और मेरी जितनी बात मैंने 3-4 दिन पहले से बोल रहा हूँ, वो सारी उसी की तरह से प्ले आउट हो रहा है। राइट। सर, ओम बिरला जी गए हुए थे भारत की तरफ से जी, रिप्रेज़ेंट जी हाँ। करने? जी हाँ, एक्चुअली प्रधानमंत्री को इनवाइट किया था तारिक रहमान ने, लेकिन आपको पता होगा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट भारत में आए हुए थे एआई समिट के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा एआई समिट हो रहा है, पूरा 5 दिन का समिट है। इसमें हज़ारों डेलीगेट्स हैं, 20 से ज़्यादा देश हैं और पूरे ग्लोबल साउथ के देश हैं। बड़े-बड़े जो बिज़नेस हाउसेज़ हैं, वो आए हुए हैं। बड़े-बड़े एआई फ़र्म्स के जो सीईओज़ हैं, वो आ रखे हैं, सुंदर पिचाई हो गए, और भी कई, हालाँकि एक आध लोगों ने लास्ट मिनट ड्रॉप आउट किया है, जैसे एनवीडिया के जो सीईओ हैं, वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन कुछ बोल रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के भी शायद लास्ट मिनट ड्रॉप आउट होगा, लेकिन बाकी सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो उनको उनसे मिलना ज़रूरी था, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसके लिए जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में गए थे, एआई समिट के लिए, जब उन्होंने को-होस्ट किया था फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ, याद है पिछले साल ही दिसंबर में गए थे वो, उसी का एक आगे चलता हुआ रूप है ये। और इसमें हमने टारगेट किया है ग्लोबल साउथ को, और हमारा जो एम है कि एआई को डेमोक्रेटिक बनाना, यानी एआई फॉर ऑल, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से एआई को इस्तेमाल करने का एक मुहिम है। एआई में भारत जो है अब लीडर बनना चाहता है। पहले लोग बोलते थे कि भाई भारत जो है हर टेक्नोलॉजी रेस में उसकी गाड़ी छूट गई, वो पीछे रह गया। इस बार भारत चाहता है जो थर्ड जो जो फोर्थ रेवोल्यूशन चल रहा है टेक्नोलॉजी का, फिफ्थ बोल लीजिए, इसमें भारत आगे जाना चाहता है, और बाकी लोग बोले यार हमारी तो गाड़ी छूट गई। तो वो एक लीडरशिप, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इस वजह से प्रधानमंत्री ने अपने आप को इससे क्षमा माँगी है उनसे, क्षमा या बोलिए कि एक्सक्यूज़ करवाया है, और अपने जो ख़ास हैं, अब आप सोच लीजिए ओम बिरला के अगेंस्ट एक वोटिंग वगैरह भी होने वाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने ओम बिरला को भेजा वहाँ पे एक अपने दूत की तरह, और प्रधानमंत्री जी ने तारिक रहमान को इनवाइट कर दिया है।
भारत आने के लिए। सो आप देखिए उन्होंने उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह, जैसे उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया था शुरू-शुरू में, याद होगा उन्होंने नवाज़ शरीफ को बुलाया था। तो शुरू में प्रधानमंत्री मोदी जो है पूरा साथ देते हैं कि इस रीजन में शांति रहे, इस रीजन में सब कुछ आगे जैसे पहले था उसी तरह से चले। लेकिन अगर सामने वाला, ताली तो एक हाथ से बजती नहीं है, अगर सामने वाला ताली बजाने को तैयार नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए क्या होगा। हम लोग अपनी रेड लाइन बनाएँगे और जैसे उनको ठोका था, इधर भी ठुक जाएँगे ये लोग। तो वो तो क्लियर कट है, इस समय प्रधानमंत्री मोदी की इमेज तो बन गई है, कि जो बोलते हैं वो करते हैं। सो अब उनको ये लोगों को ये पूरा यकीन है कि अगर इन्होंने बोला कि ऐसा करेंगे तो करेंगे। अगर बोला है कि दोस्ती बढ़ाएँगे तो दोस्ती बढ़ाएँगे। अगर उन्होंने बोला कि ये अगर चीज़ें आप करोगे तो हम ठोकेंगे आपको, तो वो ठोकेंगे। अब हमारे अगेंस्ट क्या चीज़ें कर सकते हैं? आतंक। अब जमात जहाँ-जहाँ जीती है, आपको आपको एक मैप शायद आपको ना मिल पाए, उस मैप में आपको जमात की सीटें दिखाई गई हैं, कहाँ-कहाँ पर जमात जीती है। सब बॉर्डर पे है सर, सारी बॉर्डर्स पर है, सारा ग्रीन सारी कट है। बॉर्डर सारी बॉर्डर पे जीती है और उसमें भी जो हमारे जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, चिकन नेक हो गया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो गया, दिनाजपुर का इलाका हो गया, जहाँ पे उस दूसरी साइड में भी काफ़ी हद तक जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो ये लोग वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के लिए कुछ न कुछ हमारे लिए खतरा है। इमिग्रेशन कर सकते हैं, टेरर अटैक, वायलेंस, नारकोटिक्स, ड्रग्स, हथियार, कई सारी चीज़ें ये लोग हमारी तरफ भेज सकते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो इलेक्शन है, वो एक खूनी इलेक्शन बन सकता है। इस जमात आईएसआई की जो, और एनसीपी भी इनकी अलाई है। एनसीपी खुद ही एंटी इंडिया के प्लेटफ़ॉर्म पर जीता है। हालाँकि 6 ही सीट जीता है, लेकिन जीता है। अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने इंडिया आउट का वो कैंपेन चला रहे हैं। तो हमको बड़ा समझदारी से फूँक-फूँक के काम करना है। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, उन्होंने पहले जयशंकर जी को भेजा था इलेक्शन के पहले, अभी ओम बिरला को भेज रहे हैं। आई थिंक वो उनको टेस्ट किया जाएगा, उनको देखा जाएगा कि किस तरह से ये लोग आगे चलते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि भाई कितना इनके साथ मिल कर के आगे बढ़ना है और कितना इनको लगाम खींच के रखनी है। अभी फ़िलहाल कोई भी जो मेजर्स हैं, वो उठाए नहीं गए हैं। लैंड क्रॉसिंग पे उसी तरह से रोक है। बाकी जो हमारे जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है उसी तरह से है। मैं तो बोलूँगा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट अब बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जमात के जो एमएलएज़ हैं, सॉरी एमपीज़ हैं, वो अब हुँ, इस इलाके में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो लोग यस। अपनी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन, इमिग्रेशन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं है कि हम लोगों को इसके लिए बहुत खुश होना चाहिए। हमको फूँक-फूँक कर आगे बढ़ना है और अपनी जो लाठी है, उसको और मजबूत करना है, क्योंकि आपको पता है आज का जो युग है, वो राक्षसी युग है और इस युग में जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही चलता है। वो जो दिनकर जी का जो शेर दिनकर जी की जो 2 लाइनें हैं, क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन, दंतहीन और नरम। तो ये जो कहावत है, कहावत क्या है, कविता की जो 2 लाइनें हैं, ये भारत के लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं इस समय, क्योंकि भारत के चारों तरफ जो है, एक माहौल ऐसा बनाया गया है चाइना द्वारा, पाकिस्तान द्वारा और कुछ हद तक मैं कहूँगा अमेरिका द्वारा भी, सीआईए जो है, अमेरिका की जो डीप स्टेट है, जिसके लिए हमको हमेशा चौकन्ना रहना है और अपना जो सारी चीज़ों पे क्या बोलते हैं उसको, तेल और लगा करके रेडी रखना है कि भाई कभी भी सिचुएशन खराब हो सकती है। जी, जी। सर आपने कई बातें बोली उसका मैं एक एक और बोलना चाहूँगी जो फर्स्ट डे हमारे गेस्ट हैं ऑन द वाइंडिंग अप नोट। फर्स्ट डे जो हमारा वीआईपी गेस्ट हैं तेजस्वी सूर्या जी, विनोद तावड़े जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह सॉरी और डॉक्टर सुजीत कुमार। हमने इसीलिए रखा है, हम बार-बार शत्रु बोध करते हैं, बट इस बार जो हमने थीम रखी है फर्स्ट डे की दैट इज़ स्वयं बोध। अपने आप को जानना, अपनी ताकतों को जानना, अपने आप को पहचानना। जब अपना घर मजबूत होता है, अपना शरीर मजबूत होता है, अपनी कम्युनिटी मजबूत होती है, तो दूसरों को काउंटर करने में सबसे ज़्यादा आसानी हो जाती है। सो पहला स्टेप ये है कि आप
अपने जो हमारा बॉर्डर है, कमिंग टू द बांग्लादेश कॉन्टेक्स्ट, हमें उधर बहुत अपना इंटेलिजेंस, अपने लोग, अपनी तैयारियाँ एकदम मजबूत रखनी है। तो सबसे बिल्कुल पहले आप अपने से आपने शुरू सही होता है। जी, आपने सही बोला है। चाणक्य ले लीजिए, sun tzu ले लीजिए, सभी ने सबसे पहले बोला है कि नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी, यू विल विन इन 100 बैटल्स। यानी यस। कि 100 लड़ाई भी लड़ोगे अगर आप अपने आप को जानते हो और अपने दुश्मन को जानते हो, तब आप कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। तो आई थिंक आपने एक बहुत अच्छा क्यूरेशन किया है इस पूरे सेमिनार का। पहले दिन बड़े-बड़े स्पीकर्स हैं, जितेंद्र जी हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल राज्यसभा एमपी हैं मिस्टर सुजीत कुमार। दूसरे दिन जो है तेजस्वी सूर्या जी हैं, एक यूथ लीडर हैं, एक आइकॉन हैं और ये अनफोल्ड करेंगे जो सेकंड डे का जो हेवी नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड सेमिनार है उसके ऊपर। उसमें आपको कई सारे बहुत बड़े-बड़े अ, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो कि आपको ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो कि शायद आपको यूट्यूब या कहीं और नहीं पता चले। क्योंकि ये लोग यूट्यूब पे हर चीज़ को नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर आप फिज़िकली कॉन्फ्रेंस में आएँगे, तो आप इनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं और कोई ऐसी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं जो इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमने जो दूसरे दिन है, सर्विंग ऑफिसर्स को भी इनवाइट किया है और एयर चीफ मार्शल भदौरिया साहब भी इसमें जॉइन करेंगे, जिनकी फ़ोटो शायद आपने मिस कर दी। तो एयर एयर हुँ, चीफ मार्शल भदौरिया जो हमारे एयर फ़ोर्स के पुराने चीफ थे, इससे पहले जो चीफ थे, वो आपसे बात करेंगे आप सिंदूर के ऊपर। अगर आप सिंदूर के ऊपर कोई आपको डाउट्स हैं, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे जो कैपेबिलिटी यानी कि इंडियन आर्मी की जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, वो आएँगे, अपनी डायरेक्ट स्पीच देंगे, वो सर्विंग हैं। वो आपको बताएँगे कि इस समय भारत की क्या स्थिति है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी की तैयारियों में। फिर जो हमारे आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो जो कि इक्विपमेंट वगैरह बनाने के लिए नई नई डेवलपमेंट के इंचार्ज हैं, नए इक्विपमेंट के लिए इंचार्ज हैं, जो कि आत्मनिर्भर भारत में डायरेक्टली फीड इन करते हैं। आइडक्स और कई सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो सारा उन सभी का इनके पास जो है इंचार्ज हैं वो, मेजर जनरल मान वो रहेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत बड़े-बड़े लोग जो हैं और जो लोग अभी सर्विस में हैं, वो लोग आएँगे इस पूरे सेमिनार में। आप देख लीजिए इनके नाम एयर चीफ मार्शल भदौरिया, मेजर जनरल मान, मिस्टर तेजस्वी सूर्या, बहुत ही उम्दा स्पीकर हैं और एकदम डिफेंस के ऊपर तो बहुत अच्छा बोलते हैं। सुजीत कुमार जी तो पहले दिन ही करेंगे, दूसरे दिन भी आएँगे ये। उनको मुझे टाइम देना है दूसरे दिन का कब दूँगा। अ, विनीत गौर साहब हैं, ये जो हैं डायरेक्टर जनरल कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है, जो हमारे जितने भी अभी आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उनको अभी स्टीयर कर रहे हैं। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी हैं, ये पहले एएफटी मेंबर थे, ये वेस्टर्न नेवल कमांड के चीफ थे और इस समय इंडिया फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं। इंडिया फाउंडेशन आपको पता है एक थिंक टैंक है दिल्ली में। आप देखिए मिस्टर अंशुमान त्रिपाठी ये फॉर्मर एनएसए भी मेंबर थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर थे। ये साइंटिफिक बैकग्राउंड है इनका और ये साइबर और नैरेटिव के मामलों में एक्सपर्ट हैं। इनकी पूरा जो वो थी अमेरिका में थी पढ़ाई और उसके बाद जो अमेरिका में ये काम भी कर रहे थे 18 साल से। अमेरिका में वो सब काम छोड़ के प्राइम मिनिस्टर के इन्विटेशन पर ये भारत आए और अब भारत में अपनी सर्विसेज़ का वो कर रहे हैं। लोग जनरली उल्टा जाते हैं, ये अमेरिका छोड़ के इधर आए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ आया, भाई आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कीजिए, भारत के लिए काम कीजिए। अब देखिए राजीव सचदेवा जी हैं, ये ट्रांसपोर्ट पायलट हैं एयर फोर्स के और एयर मार्शल हैं। ये भी पहले डिप्टी चीफ थे, आईडीएस के इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर के जो सीडीएस के नीचे आता है, उसके डिप्टी चीफ थे, यानी कि बहुत ही सीनियर रैंक से वो हुए हैं। ये भी अपने टाइम पर कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, इक्विपमेंट वगैरह के बारे में जॉइंट जो प्लानिंग होती थी, उसके इंचार्ज थे। तो आप देखेंगे बहुत ऐसे-ऐसे लोग आएँगे जो कि अपने सब्जेक्ट के बारे में एक अच्छी जानकारी रखते हैं। आप लोगों को बहुत
अच्छा लगेगा इन लोगों से मिल करके, इंटरैक्ट These are करके। the real stars बिल्कुल, behind the curtains, I would say, the एक्चुअल real ज्ञान gems. मिलेगा। ये लोग हैं ऐसे जो कि आगे बढ़ कर के जिनकी वजह से हमने सिंदूर में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी है। तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल एन्जॉय दिस both intellectually as well as also environment sorry entertainment wise in the sense कि आप लोग अपना यूट्यूब वगैरह बना सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, रील्स बना सकते हैं, कोई रोक-टोक नहीं है आप लोगों को। जिनके साथ आप अपना रील बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। तो और इसमें हमने काफ़ी मेहनत ये करी है इन लोगों को फ्रीडम लाके दी आने में। ऑल्टरनेट मीडिया पे मिलती है, ये वाली फ्रीडम सिर्फ दी ऑल्टरनेट मीडिया पे मिलती है लोगों को। हाँ जी, तो इसको बनाने के लिए, क्यूरेट करने के लिए काफ़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी लोगों को। ऑल्टरनेट मीडिया को मैंने जहाँ तक हो सका मैंने भी काफ़ी कुछ कोशिश की है। आप लोगों का सा सहयोग चाहिए टू मेक दिस सक्सेसफुल। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इसको टिकट्स को इनके खरीदिए, ताकि हम लोग सस्टेन कर सकें, क्योंकि इस तरह के सेमिनार में काफ़ी खर्च आता है और उस खर्च को दूर करने के लिए आई एम ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाला इवेंट है। इनफैक्ट लोग पर्सनल पॉकेट से इस इवेंट को वो कर रहे हैं, फंड ओके, कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से अपील है, जितना सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। जी। थैंक यू सो मच सर। जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, वो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिन लोगों को किसी भी टाइप की दिक्कत हो रही है, मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं और नहीं तो अल्टरनेटिवली दिस नंबर इज़ आल्सो एक्टिव ऑन व्हाट्सएप फॉर द कॉन्फ्रेंस पर्पसेस ओनली। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।